बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने चुननी है नई सोच या पाकिस्तान को नवाजना है, यानी पाकिस्तान को नवाज देना है। ये वो मैनिफेस्टोज़ हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किए गए। आज बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया जिसमें मुस्लिम लीग नून की तमाम तर क़यादत मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक बहुत बड़ा और बड़ा एम्बिशियस प्लान दिया गया जिसके अंदर मुतअद्दिद वादे आवाम से किए गए, मुतअद्दिद क्लेम्स किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज शोकेस किया और बताया कि पिछले अदवार के अंदर जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है, और यही इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून के आने वाले अदवार के अंदर भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा तो रेप्लिकेट करेगी पुरानी तमाम काविशों को। ये कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सबसे बेहतरीन और काबिल अमल मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जो लफ्ज़ी गोलाबारी एक दूसरे के साथ हो रही है दोनों जमातों की, वो अपनी जगह आप है। इसमें एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पैदा किया, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोनों जमातें अपनी जगह पर खड़ी हैं और क्लेम बहुत बड़े कर रही हैं। यानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो उनका कहना यह है कि उनका मैनिफेस्टो सबसे तगड़ा है और उनकी ऐसी उन्होंने अपनी चीज़ें स्टिच अप कर ली हैं कि इस इंतखाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका यह कहना है कि भाई हम तो मुस्लिम लीग नून से भी बहुत आगे होंगे क्योंकि हम सिर्फ पंजाब से नहीं, हम सिंध से 50 सीटें लेकर आ रहे हैं, हम बलूचिस्तान से लेंगे। वो दोनों जमातों के प्लान्स अपनी जगह है। साथ ही साथ आज ही के दिन साइफर केस के अंदर जो ट्रायल इमरान खान साहब का हो रहा है उसके अंदर बहुत तेजी भी देखी गई। तलखी का एलिमेंट आज बहुत ज़्यादा रहा, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज ऐसी सूरत हाल भी आई कि उन्होंने फाइल हवा में उछाल दी। अब ये तलखी इतनी क्यों हुई? इमरान खान साहब ने आज बाआवाज़ बुलंद जज से वो क्यों मुखातिब हुए जब वो रोस्टम पर आए? इमरान खान के वकला अदालत आ नहीं रहे या आने नहीं दिए जा रहे, इसके हवाले से जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ आज ही के इस प्रोग्राम में सेगमेंट में शेयर करेंगे। हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, दोनों पार्टीज का मंशूर हमारे सामने है और इस मंशूर के बाद क्या ये जमातें क्लेम जो इनका दावा है कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस दौड़ में मंशूर तो क्या, उनकी तो सियासत ही बड़ी सिमटी हुई है, लिमिटेड हो चुकी है, वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ये सोच बैठा है कि 2024 के इंतखाब के अंदर पीटीआई के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा वो डिजेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं और बहसीत पाकिस्तानी हर कोई जानना चाहता है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम आदामी साहब, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आदामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हबीब अकरम साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साकिब बशीर साहब हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन रिपोर्टर हैं और साइफर केस के अंदर जो मामलात सारे चल रहे हैं उसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सामने रखी जाए। और बादामी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीट्स हैं, मैनिफेस्टो है और फिर साइफर केस है, ये तीनों मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले जरा बादामी साहब ये इसके ऊपर अगर हम बात कर लें, जो मंशूर हमारे सामने आया है, मैनिफेस्टो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का भी है। मैनिफेस्टोज को आमतौर पर पढ़ के लगता है कि एम्बिशियस प्लान्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है उसको देखकर, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर अगर आप उसको वे इन करें दोनों चीज़ों को, आपको क्या चीज़ टेम्प्ट कर रही है कि ये वोटर के लिए अट्रैक्शन है? जैसे पीएमएलएन का होता है ना, प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं, ये करेंगे, पहले ये किया है, तो ये बात तो वो मवाजने की बात बार बार करते हैं कि हमारा मुवाजना कर ले, हमसे ज़्यादा तरक्की किसी ने नहीं की। डू यू थिंक ये इस तरह भी उनका सेलिंग पॉइंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की ऑप्टिक्स पे ज़्यादा काम किया है और डिलीवर भी किया है। जब आप देही और शहरी सिंध का मवाजना करते हैं देरी और शहरी पंजाब से, तो आपको एक वाज़े फ़र्क ऑप्टिक्स की हद तक, बल्कि उससे ज़्यादा भी अबलन आपको नज़र आता है। मैनिफेस्टो अगर मैं एक रफ सी नज़र डालूँ दोनों पे, तो एक तो ये बात ठीक है कि जब आप मैनिफेस्टो पढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार अगर ऐसा ही हो जाए तो मतलब इससे अच्छी तो क्या बात हो सकती है। अमलन ये होता है कि अगर मैनिफेस्टो का 30% भी अप्लाई हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि कमाल ही हो जाए। अब टेक्निकली मेरे ख्याल में वो बातें ठीक है जो आपने कही कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने पहले अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो उनको शोकेस कर सकते हैं पीपल्स पार्टी इसको, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हालिया सियासत में
मामला इतने मुख्तलिफ हो गए, इश्यूज इतने अलग हो गए कि अब एक दूसरी ही बहस हो गई है कि जिसमें दोनों पार्टियां ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं वोटर को कि भाई हमारे मामला ज्यादा बेहतर है, हमारे इख्तियार में आने का चांस ज्यादा है, आवाम को भी और बाकी मामला को भी। यानी जब पीपल्स पार्टी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि देखो ये आएगा तो ये बदला लेगा सबसे, तो वो असल में इदारों को शिकायत लगा रहे होते हैं कि देखिए मेरी तो हिस्ट्री नहीं है, बदला हम नहीं लेते, इसको नहीं लाना, ये फिर आपको पड़ जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो इशूज जरा डिफरेंट हो गए। हाउएवर मैं मैनिफेस्टो अगर दोनों पार्टीज के देखता हूं तो दोनों मुझे हकीकत से दूर नजर आते हैं। और खास तौर पे जब आप वो सुनते हैं कि जनाब इतने यूनिट बिजली फ्री और ये और वो, तो हम ठीक है कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम दोनों पार्टीज के भी, बाहर के नहीं, दोनों पार्टीज के भी जो इकोनॉमी के माइंड उनसे बात करते हैं तो लगता है कि ये सब हकीकत से बहुत दूर है, ये इतना आसानी से मुमकिन नहीं है। तो वो ठीक है अपने अपने पॉइंट्स को सब बेच रहे हैं। नून लीग ने कुछ कोशिश की है थोड़ा सा इसको हकीकत से करीब रखने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल दास्तान जो है ना वो से बहुत मुख्तलिफ है जो कि आपको इन मंशूर में नजर आ रही है दोनों पार्टीज के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ये बिजली की बात करते हैं तो बिलों में कमी की बात जरूर होती है कि टैरिफ कम हो, सब कुछ हो, लेकिन जो यूनिट्स की बात है वो शायद कम से कम मुझे पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में उस तरह से तो नजर नहीं आ रही कि वो जो 300 यूनिट या 200 यूनिट वाली बात है वो एक मुझे थोड़ा सा उसमें इबाम भी नजर आता है। शायद वही आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये शायद पॉसिबल होता हुआ इतना आसान नहीं है। बट मैनिफेस्टो ट्रांसलेट कर सकता है किसी की नंबर ऑफ सीट्स को उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना। अभी बकरम साहब आपका बड़ा वसी तजर्बा है, इनफैक्ट आपका बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि आपको हलकों के अंदर बहुत सी चीज़ों का पता होता है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या टॉक शो के अंदर, इसकी रियलिटी क्या है। आपने अभी रिसेंटली जो भी आपका होमवर्क है, आपको क्या लगता है फ्रैंकली, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जब ये कहते हैं कि हम 100 से ज़्यादा सीटें ले लेंगे, कोई कहता है हम लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो ये कितना करीब है हकीकत से क्लेम? मुनीब, जो आपका सवाल है उसके जवाब से पहले हमें 3 बुनियादी शर्तें या 3 बुनियादी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। अगर तो 2018 के पैमाने पे हम अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन को रख के देखें कि वो उतना ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा जितना 2018 का था, तो मुझे इन दोनों जमातों के क्लेम्स में कोई सदाकत या जान नजर नहीं आती। ना तो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें जितनी वो डिमांड, जितनी अभी आपने एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनवाई जिसमें जितनी वो बता रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें अभी आपने चौधरी मंजूर साहब की जुबानी सुनवाई, तो जाहिर है दोनों जमातों का इस्तेहकाक है कि वो कहें कि जनाब हम सारी की सारी सीटें हासिल कर लेंगे, ये उनका पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मुझे इसमें कोई सदाकत ग्राउंड पे नजर नहीं आती। अच्छा, ये फैक्टर के लिए मंशूर हम बड़ा हमारा ज़बरदस्त मंशूर है, ये वोटर को अट्रैक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, ये आपको लगता है ये प्लेन करता है हलकों के अंदर जब आप लोगों से मिलते हैं कि फलानी जमात बड़ी डेवलपमेंट कराती है, फलानी जमात ये क्लेम कर रही है हम बिजली सस्ती करेंगे, मुफ्त यूनिट देंगे 300 तक, कोई 200 तक, ये फैक्टर करता है काउंट या नहीं? ये नहीं कर रहा होता। मुनीब, जब भी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि जब भी इलेक्शन नैरेटिव पे चला जाता है तो फिर परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट के वादे मैटर नहीं कर रहे होते। यानी जब कोई नैरेटिव एक बेसिक नेचर का बन जाए जिसमें ये बताया जा रहा हो, एक तरफ तो ये समझा जा रहा हो कि फलां पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, या पाकिस्तान का जो रियासती स्ट्रक्चर है इसमें ये खराबी है जिसको दूर करना है, या कुछ और मामला है, तो जब कोई भी इलेक्शन नैरेटिव पे चला जाता है तो फिर डेवलपमेंट के वादे हों या मैनिफेस्टो के अंदर रोशनियां और उनकी चकाचौंध हो, तो वो आमतौर पर वोटर को मुतासिर नहीं करती। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये जो एक्सरसाइज है मैनिफेस्टोज की, नो डाउट ये हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये शायद कोई पॉलिटिकल जो वेट है ये भी इसका मौजूद है, क्योंकि जब हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक के अंदर जो वोट डालने का पैमाना है वो कुछ और है। इस वक्त डेवलपमेंट नहीं रहा, वो इस वक्त कुछ और हो चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस भी शक्ल में वो है, जारी बात है बल्ले का निशान नहीं है। इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, पार्टी तितर बितर है, बहुत से जो लोग हैं वो अपने, जारी बात है जो इंतखाबी निशान उन्हें अलॉट हुआ है उससे वो लड़ेंगे, कुछ गैर ऐसे चेहरे भी हैं जो जिनकी शनासाई नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है फ्रैंकली कि ये दोनों जमातों का क्लेम अपनी जगह, तहरीक इंसाफ के लोग जो कि इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेंगे वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाब में? मुनीब, इसके लिए हमें एक चीज ये देखनी होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार हैं,
क्या उन्हें इलेक्शन लड़ने की पूरी आजादी और इजाजत बदस्तूर मैसर रहेगी? इस शक की वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके निशान से ऐन उस वक्त महरूम कर दिया गया कि जब जनरल इलेक्शन आ रहा था। और जनरल इलेक्शन से पहले ये ऐसा एक यूकेई के सख्त इकदाम करना, ये तो मेरे हाशिया ख्याल में भी नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसकी वजह जाहिर है कोई ना कोई कानूनी होगी, कोई कायदा ज़ाब्ता टूटा होगा। लेकिन बहरहाल क्या इतनी सख्त सजा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से चंद दिन पहले दी जा सकती है? ये मेरे नजदीक वो जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का नुक्ता नजर है, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसला या इसका इस्तदलाल लोगों के लिए काबिल कबूल होगा। नो डाउट आप कानूनदान है, आप इस पर ज्यादा अच्छा और सैर हासिल तबसरा कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली मुझे इस मूव की समझ नहीं आई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ये हमने कभी नहीं देखा था कि लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए उनके हाथ से कागज छीन के लेके लोग भाग जाएं, और फिर ये भी हो कि जनाब आप बस जाते हैं अपने प्रपोजर और सेकेंडर को साथ लेके, और वहां पे जाके पता चलता है कि प्रपोजर और सेकेंडर को भी कोई उठाने वाला पहुंच गया है। तो इलेक्शन के प्रोसेस में इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, उसमें अभी ये कहना दुश्वार है कि क्या आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें भी इनको कुछ आजादी मिलेगी। अब अगरचे थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ है, लेकिन नोबडी नोज के ये कब इसका स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और कब ये वापस हो जाएगा। लेकिन ये बहरहाल तय है कि इलेक्शन में इस वक्त भी सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, जो खा वो नताइज के एतबार से हो व खा वो किसी और एतबार से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। इससे पहले कि मैं वो साइफर वाला मामला, उसकी अहमियत ज़्यादा है और मैं उसमें भी बात करेंगे, और साकिब बशीर साहब हमें बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द कोर्ट टुडे, बट बिफोर दैट क्विकली बदामी साहब अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ये तरीके इंसाफ वाला एलिमेंट जो मैंने हबीब अकरम साहब के सामने रखा है, बहुत बुरे हालात या नहायत ही ज़ुबू हाली के हालात में जहाँ जमात सुकड़ कर रह गई है, सुकड़ कर इन द सेंस ये कि उनके पास काफ़ी मार्जिन भी कम है, स्पेस कम है, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे तरीके इंसाफ वाले, या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल हो गया? हाँ, मेरे ख्याल है अब ज़रा मुश्किल हो गया। ग्राउंड पर पॉपुलैरिटी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ास तौर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने इंतखाबी सियासत में उनकी कमर तोड़ के रख दी है, वजूहात जो भी थी उस फैसले की। और वो मुझे लगता है कि दो लेवल्स पर उसने, और हबीब भाई तो ज़ाहिर है वो मुझसे ज़्यादा वो सड़कों वगैरह पर देखते हैं, मेरी दो ऑब्जर्वेशन थी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जो बड़ा नुकसान होगा वो यही कि कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट रहेगा। सो हमने जब ग्राउंड पे लोगों से पूछा कि आप पीटीआई को वोट देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, यानी किसको वोट देंगे, किसी ने पीटीआई का कानून के। जब पीटीआई को हमने पूछा कि अच्छा आप पीटीआई को वोट देंगे तो यहाँ से आपका उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो किसी को मालूम है, किसी को नहीं भी मालूम। और ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, तो देहाती इलाकों में जाके मामला जरा मजीद कंफ्यूजिंग भी होगा। कहीं अगर एक ही सीट से दो लोगों ने दावा कर दिया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, तो वो भी एक कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा। नंबर 2, वो हम सुनते थे जी हुकूमतें इलेक्शन नहीं जीतती, ऑपोजिशन इलेक्शन हारती हैं। मुझे नहीं मालूम ये कहावत कितनी ठीक है या नहीं। हाउएवर ये मैंने जरूर ऑब्जर्व किया है कि जहनी तौर पर उन तमाम तर वजूहात की बिना पर, जिनमें से कुछ का हबीब साहब ने भी तस्करा किया, पीटीआई का वोटर ये मान चुका है, तस्लीम कर चुका है जहन में कि ये इलेक्शन में हम हैं नहीं। तो वो एक होता है ना कि आपको एक किक मिलती है एक वोटर को कि हमने निकलना है, एंड आवर वोट विल मेक अ डिफरेंस एंड इट विल टर्न अराउंड थिंग्स। ये मुझे लगता है कि ये पीटीआई का वोटर में नहीं हो पाया, बल्कि दूसरा मामला हो गया कि उनको ये यकीन हो गया है कि हम वोट दे भी देंगे तो ओवरऑल जो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है, इट मे नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, जिसकी वजह से भी शायद वो उनको वोटिंग में डेंट पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है इन दो एलिमेंट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सियासत में आने वाले इलेक्शन में नुकसान पहुंचा। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये जरा आज जो जाहिर बात है साइफर केस के अंदर, और जिस स्पीड आप जरा आपको लग रहा है कि शायद उसको बड़ा उसके अंदर कोई स्पीड भी आ गई है और शायद 8 फरवरी से पहले कोई फैसला भी हो सकता है, ये तलखी आज बेसिकली इसकी वजह क्या बनी? और बार बार ये जो कहा जाता है कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी साहब के ये वकला नहीं आए, वो डिलिबरेटली नहीं आ रहे, आने नहीं दिया जा रहा, या हो क्या रहा है एग्जैक्टली इस केस के अंदर? इसमें जो वकला के ना आने वाला जो मामला है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। ये तय था कि बुध के रोज़ इमरान खान जो उनके वकला और शाह महमूद कुरैशी के वकला जिरा करेंगे। वो आए, 4 गवाहों पे जिरा की, जुमरात की तारीख पड़ गई, और जुमरात वाले दिन ये हुआ कि तकरीबन 12 बजे ये वकला वहाँ पे पहुँच गए। हाई कोर्ट में एक केस था और खान साहब का, उस केस में पेश होना था, पेश हो के वो 12 बजे वहाँ पे जेल में पहुँच गए। तकरीबन 12 से 3 बजे वहाँ पे रहे।
तो उस रोज़ की भी अदालत ने इनकी गैर हाज़िरी ये कहकर लगा दी कि आपको यहाँ पे होना चाहिए था 9 से 12 बजे तक। तो 9 से 12 वो हाई कोर्ट में थे, लेकिन 12 बजे पहुँच गए थे। उनका ये दावा था कि 3:30 बजे तक टाइम है अदालत का, अगर हम 12 बजे आए हैं तो अदालत 12 बजे जरा के लिए कहती तो हम तो मौजूद थे। बहरहाल अदालत ने जुमरात की भी उनकी गैर हाज़िरी डाली और जुम्मे वाले दिन जो उनके लीड काउंसिल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनको शायद कोई मेडिकल इशू है तो वो नहीं आए। तो अदालत ने उस वक्त तो जो मीडिया था वहाँ पे यही पता चला कि कल मतलब सैटरडे आज की तारीख पड़ गई है, लेकिन रात गए और सुबह एक ऑर्डर जो है वो रिटर्न ऑर्डर पता चला। उस रिटर्न ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि कल की समाअत में अदालत ने लिखा कि हमने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉल किया केस, फिर वो आए नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को एक ईमेल की, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग की ईमेल हुई उनके अब स्टाफ के जरिए, उन्होंने उस ईमेल का जवाब दिया कि 2 जो वकील हैं सरकारी वो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिए। उन्होंने कहा कल से आप जो है वो आज आ जाए। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि एक दिन या आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम अगर 2 दिन भी अगर कहे कि 2 दिन अगर उनके कंसेक्टिव डेज ये केसेस चल रहे हैं, 2 दिन उनके वकला नहीं आए तो उनके जगह सरकारी वकील जो है वो अपॉइंट कर दिए गए। अब ये सजाए मौत का केस है और सजाए मौत भी इसमें हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि इतनी ये जो इसमें सेंसिटिविटी है इसको भी अदालत को भी डेफिनेटली मद्देनजर तो होगा। तो आज ये हुआ है कि आज जैसे ही वहाँ पे मामला शुरू हुआ तो वहाँ पे पहले तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को लाया नहीं गया था, उससे पहले ही 2 दफ़ा केस कॉल हुआ, मतलब 9:50 से पहले 2 दफ़ा जी केस कॉल हुआ। उन्होंने कहा कि वकील नहीं आए इमरान खान के, और उसके बाद इनके जो सेकंड जो उनके एसोसिएट थे वो पहुँच गए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आ गए। और इमरान खान ने थोड़ा सा लाउड वॉइस में बात की रोस्ट्रम पे और उन्होंने कहा कि जो आप जो है वो शफाफियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, मेरे वकला से मुझे जो है वो किसी भी समाज से पहले बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर थोड़ा सा वो लाउड इस तरह हुआ, तलखी बड़ी। फिर शाह महमूद कुरैशी आ गए, उन्होंने भी फिर बात की। उन्होंने कहा कि आप मतलब वन साइडेड अगर आपने चलाना है तो चलाते रहें। फिर उन्होंने खान साहब ने कहा कि जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूशन सब जो है वो यही बने हुए हैं तो फिर आप चलाते रहें इस तरह। काफ़ी ये जो है वो हलचल मची रही। 2 दफ़ा आज वक्फा भी हुआ। फिर ये हुआ कि जो वकला थे उनके 2 अली बुखारी और मोहम्मद उस्मान गिल ये पहुंच गए वहाँ पे। इन्होंने बात की, इन्होंने 3-4 दरखास्तें वहाँ पे दी कि फेयर ट्रायल और उर्दू में जो है वो सारी प्रोसीडिंग की जाए, इस किस्म की दरखास्तें थी। अदालत ने उस पर कोई डिस्पोज ऑफ की, कुछ पे और जो है वो नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी आगे बढ़े। फिर ये तकरीबन 3 बजे तक ये जो मामला चलता रहा वहाँ पे। बड़ी मतलब है कि आज पहली दफ़ा जो वहाँ पे अडियाला जेल की जो समाअत थी उसमें बड़ा एक तलखी थी, पूरा टाइम जो है वो तलखी थी। अदालत से फिर उन्होंने टाइम मांगा कि हमें लीड काउंसिल से मिलने की इजाज़त दी जाए। जब ये वक्फा हुआ उसके बाद मीडिया को जो है बाहर निकाल दिया गया। अब इस केस में जो इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन जो है बनी है वो मेरा ख्याल में 2 दिन पहले जो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब की खबर थी, मैं उसके हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी खबर थी कि 8 फरवरी से पहले भी कोई फैसला आ सकता है। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि जब मीडिया बाहर आ गया है तो उसके बाद 9 जो गवाह हैं उन पर जरा मुकम्मल कर ली है खान साहब की तरफ से 2 सरकारी वकला ने। और इनमें से कम 2 जो गवाह थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस केस के हवाले से, और उन पर मेन लीड काउंसिल की बजाय उन सरकारी गवाहान ने जरा की है। और वो जरा बहरहाल क्या होनी है, लेकिन 13 गवाहान पे जरा हो चुकी है। 12 को पीर को बुलाया गया है और उसके बाद आपको पता है कि अगर 12 को पीर या मंगल को जरा होती है और जिस तरह भी मामला जो आगे बढ़ता है उसके बाद 342 और उसके बाद आर्गूमेंट्स हो गए, फाइनल आर्गूमेंट्स, उसके बाद जो जजमेंट आ सकती है। मेरा ये ख्याल है कि आज की जो डेवलपमेंट है कि 9 गवाहान पर लीड काउंसिल की अदम मौजूदगी में जरा हो जाना, और वो जरा भी 3 बजे के 4 बजे के बाद हुई है। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं तो तोशा खाना जो नैब केस है इस वक्त भी चल रहा है वहां पे। तो जब हम बात ये कर रहे हैं तो जो जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह की कोर्ट आगे केस लेके चल रही है, तो इससे मेरा ये ख्याल है कि अब ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 8 फरवरी से पहले ये फैसला आ भी सकता है। पहले तो मेरा यह ख्याल था कि क्योंकि सजाए मौत का केस है इसमें वो फेयर ट्रायल चीजें सारी एक्यूरेट आपको पड़ेंगी, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी केस में हमने देखा वहां पे भी हेस्ट था, जल्दी थी, तेजी थी, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि वो सिर्फ वो केस जो है मेरिट की तरफ जाएगा ही नहीं। जब अपील में सुना जाएगा तो उन लूप होल्स की वजह से वो केस जो है वो उसमें बरियत हो जानी है।
या उसको जो है वो सेटिसाइड करके रिमांड बैक होना है। इस केस में भी अगर ये जो सिचुएशन अब ज़ाहिर आज जो है डेवलप हुई है, इसमें एक तो ये तय लग रहा है कि कहीं 8 फरवरी से पहले फैसला आ सकता है, और दूसरा ये है कि इसमें फिर ये लूप होल्स जो है वो अब देखना ये है कि जो लीगल टीम है खान साहब की, वो इन चीज़ों को मंडे को चैलेंज करती है हाई कोर्ट में, या फैसला आने के बाद ही जो है इनको देखेंगे कि अब लूप होल्स हैं, इनकी बुनियाद पर ही जो है अपील में हम जो फेवर है वो ले लें। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर फैसला 8 फरवरी से पहले हो जाता है तो तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर, 2024 के इलेक्शंस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद पास आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कंसिडरिंग ऑल दिस, जो रिपोर्ट अभी साकिब बशीर साहब ने की है, हबीब अकरम साहब, ये फर्क डलेगा? क्योंकि देखिए तोशाखाना सजा मुअत्तल है, इमरान खान साहब की बेल हो चुकी, साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बेल हो चुकी, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो चीज़ें सामने आई, अब जारी बात है ट्रायल कोर्ट ने अपना काम करना है। ये फ़र्क कितना पड़ेगा कि अगर तोशाखाना में सज़ा हुई है, सज़ा मुअत्तल है लेकिन कन्विक्शन है, यहाँ सज़ा हो सकती है, वही स्टेटस शायद दोबारा आ सकता है कि जी सज़ा मुअत्तल हो जाए और फैसला अपनी जगह या कन्विक्शन बरकरार है। फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये होता है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ को एज अ जमात? देखिए, जो फैसले में जल्दबाजी है कि 8 फरवरी से पहले करवाया जाए, इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस दो तरह की हैं। एक तो ये है कि शायद वोटर को मायूस करना मकसूद है कि उनके लीडर को सजा दे दी जाए, और वही जो बात बादामी साहब कर रहे थे कि वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ बरअक्स है। वो जो एक अगरचे शायराना सी बात है, वो बढ़ता है ज़ौक़े जुर्म या हर सजा के बाद, वो वाली कैफियत है। आप देख लीजिए कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2018 में हमारे सामने अंदर थे, जेल के अंदर थे, अब उनकी साहबजादी भी, तो उनका वोटर वाकई डिजेक्टेड हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो काफी तवील अरसे से अंदर है, और जितने भी सर्वेज हुए हैं उनकी दौरे असारत में हुए हैं, यानी वो जिंदा में है और बाहर जो है वो मकबूल से मकबूल होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की कैफियत मुझे नहीं लगता कि अब उनके वोटर को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ज्यादा कुछ उस पर असर करती है। उसकी वजह यह है कि अमूमी एक बन गई है, एक अब ये बात अक्रॉस हो चुकी है कि इमरान खान के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। अब उनके वोटर को ये लगता है कि अपना वोट डाल के वो शायद इस ज्यादती का किसी हद तक अजाला कर सकता है। अब उन्हें सजा हो सजा ना हो, उनकी सजा कितनी हो कितनी ना हो, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अब पॉलिटिकली जितना असर डाल सकती थी वो डाल चुकी हैं। इससे आगे शायद कुछ और नहीं होगा। ठीक, टुवर्ड्स द वेरी एंड बदामी साहब, ज्यादती का फैक्टर के लिए जिस तरह हबीब अकरम साहब ने कहा है, बट फ्रैंकली मुझे ये बताइए कि ये ठीक है उनका वोटर समझे कि ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ सब कुछ है, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आपको लगता है कि ये हो जाना, सजा हो जाना एक और केस के अंदर, ये इमटेरियल होगा इवन बहुत से और ज़मीनी हकायक को देखते हुए कि जी हो गया फाइन फेयर इनफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही, इमरान खान जेल के अंदर है, सजा हो गई, इससे किसी को किसी की सेहत पर या किसी चीज़ की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये 8 से पहले सैफर का फैसला आ भी जाता है तो इसकी वो एक सिंबॉलिक, इसकी ऑप्टिक्स के लिहाज से, ऐसी खबर, इसकी हेडलाइंस के लिहाज से, वो जी ये फैसला आ गया, वो जी इतना बड़ा फैसला आ गया, तासुर कायम करने के एतबार से कि जनाब ये तो सियासत में रास्ता बंद था, ही मजीद बंद हो गया, वो अब तो सजाए मौत भी हो गई, इस हद तक तो इसकी सिग्निफिकेंस होगी। ग्राउंड पर इंतखाबी सियासत में जितना नुकसान या जितना फायदा या जो भी असर जिस भी तरीके से पीटीआई को या उसकी क़यादत को पहुंचना था वो पहुंच गया है। अब ये फैसला उसमें, यानी अब जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की सारी अदालतें उनके खिलाफ मजीद 100 फैसले दे दें या सारी अदालतें दुनिया की उनके आप पे क्लीन चिट दे दें, ये तय है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। एंड वी हैव मेनी अदर रीजंस टू बिलीव कि फिलहाल सियासत का रास्ता उन पर उस अंदाज से बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ और ना ही मुस्तकबिल करीब में खुल रहा है। तो अगर ये फैसला आता भी है तो खबरियत के एतबार से उसका एक तासुर और उसकी अहमियत होगी, लेकिन ग्राउंड इंतखाबी सियासत पे इसका असर उस अंदाज से नहीं होगा। वो जो इफेक्ट पड़ना था पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों असरात पड़ चुके जितने पड़ने थे। अच्छा, और ये सदर मुमलिकत की जो गुफ्तगू है, मतलब उन्होंने आज भी कहा कि देखें जी ये इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होगा, हर मसले का हल डंडा नहीं होता, ये पैगाम जहां भी वो भेज रहे हैं, आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है या समहाउ द प्रेसिडेंट हैज लॉस्ट दैट इन्फ्लुएंस इफ एट ऑल ही हैड एनी? ट्रू दैट। और मुझे फ्रैंकली लगता है कि आरिफ अलवी साहब एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में भी फंस गए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं,
खुद इमरान खान साहब भी जिस तरीके से इन्होंने सारा काम चलाया, आरिफ अलवी साहब ने, वो उससे राजी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ही हैज़ ट्राइड टू मेंटेन अ बैलेंस, के जहाँ पर वो अपनी पार्टी, क्योंकि अभी इस वक्त जो माहौल है वहाँ पर ये बात करना भी वो सदर पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली ये भी एक ज़रा मुश्किल काम है। तो वो अपने तौर पर उन्होंने कोशिश बहुत की है कि एक बैलेंस क्रिएट रहे कि जहाँ पर अपनी जमात की क़यादत भी नाराज़ ना हो और बाकी हलकों से भी मामला ख़राब ना हो। इससे पहले का स्टेज एक और था कि जहाँ वो ना सिर्फ एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि भरपूर तरीके से नाकाम हो गया। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन मेरा ख्याल है हो ही रहा है उनके साथ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा वसीम मदामी साहब का, अबी बकर साहब का और आसाकिब बशीर साहब का, प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया। इस सेगमेंट में ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से या उनके रहनुमाओं से गुफ्तगू हो जाए। जो मंशूर है हमारे सामने है, क्लेम्स हमारे सामने है और मुनाजरे का चैलेंज भी हमारे सामने है और उसका जवाब भी हमारे सामने है। एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत एक दूसरे पर लफ्जी वार ज़रूर कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले ये बात की कि मनाजरे का चैलेंज दिया उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को, और इस हवाले से उन्होंने हमारे प्रोग्राम में क्या फरमाया, सुनिए। मैं अपना पार्टी का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट करे, वो नेशनल टीवी पर डिबेट करें, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने उसका जवाब दिया और आज ही के जलसे के अंदर दिया। क्या फरमाया उन्होंने, देखिए। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मुआवजा भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं गिनवाने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं, ये दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने कहा किसी को शेर से शिकायत थी कि वो शिकार नहीं कर रहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि शेर दांत तेज़ कर रहा है, 8 फरवरी को पता लग जाएगा नहीं बल्कि लग पता जाएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इस वक्त भी कैंपेन के अंदर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा, मनाजरे का चैलेंज मशरूत एक्सेप्ट तो हो गया है, सिर्फ वो कह रहे हैं कि अपने सिंध के अंदर करें ताकि फिर मनाजरा भी हो और मवाजना भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मनाजरा दुनिया भर में डेमोक्रेटिक ममालिक में जहां वाकई में जमहूरियत ट्रू स्पिरिट में दिखाई देती है वहां पे तो मनाजरे होते हैं। वहां पे तो जो कंपेटिटर्स होते हैं वो आके एक दूसरे के सामने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को, मैनिफेस्टो को पेश करते हैं। तो इसको टर्म्स और कंडीशन और शराइत पे अगर उनको करना ही है तो बिल्कुल आए, शायद इसी बहाने से कराची आ जाएं, क्योंकि वैसे तो वाइसरॉय बन के जो है कराची का दौरा किया जाता था। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक दिन आ जाएं और आके हैट लगा के कराची में दौरा करें और फिर गायब हो जाएं और बोले जी कराची और पूरे सिंध के ऊपर जो है धावा बोलें। क्यों इनको कभी हुकूमत में रहते हुए PMLN को कभी लाड़काना की याद नहीं आई, कभी हुकूमत में रहते हुए इनको कराची की याद नहीं आई, कभी इनको हुकूमत में रहते हुए सिंध के लोगों की याद नहीं आई। लेकिन डेफिनेटली अब जब अपोजिशन के सिचुएशन में इलेक्शन की अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं तो अचानक से इनको आज सिंध याद आ रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कारकर्दगी की। हमारा तो लीडर जो है वो हमारी पार्टी के चेयरमैन साहब जो है वो तो बार बार बिलावल भुट्टो वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। कारकर्दगी की बात तो ये है कि CPAC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड था जिसके आज गुण नून लीग आ रही है। इसकी इब्तिदा 2008 की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली तो ये जरदारी साहब की सोच और उन्हीं की शऊर और विजन की वजह से CPAC जो है वो उसका इब्तिदा हुआ। उसके बाद 2008 से 2013 तक की जो हुकूमत थी वो बहुत ही मुश्किल हालात में थे, दहशतगर्दी की लपेट में हम थे। हमारी पार्टी की क़यादत हमसे छिन चुकी थी, बीवी शहीद को शहीद कर दिया गया था। उसके बावजूद हमने
आते ही कोई रोना धोना नहीं रोया कि हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली। हमने BISP जैसा वो सक्सेसफुल प्रोग्राम दिया जिसको हर हुकूमत आके एक्सपेंड करके जाती है, और दुनिया में आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से इस BISP प्रोग्राम को कॉपी करके अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि खवातीन को एम्पावर किया जा सके। इन केस आप ये कह रहे हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत हैं शोकेस करने के लिए, बट एक मिनट, लेट मी ब्रिंग डॉक्टर, एक मिनट, अगर मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को ऐड करूं। डॉक्टर साहब, नेशनल डिबेट तो होनी चाहिए, अगर डिबेट हो जाए तो उसमें तो बड़ा अच्छा है, कम से कम बातें को बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब साहब, डिबेट तो रोज ही होती है। ये मैं और इस वक्त जो नाज बलोच कर रहे हैं ये भी दो पार्टियों की डिबेट ही है। सही, उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि जनाब बाकायदा को उसके लिए कोई कुर्सी में सजा के डिबेट की जाए। बुनियादी तौर पर यह सियासी बयानबाजी है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में उनकी किसी पॉलिसी में कोई शिकायत नजर नहीं आई जब तक वो खुद वजीर खारजा रहे 16 माह, और 16 माह में से मेरा ख्याल है कोई 14 माह तो वो बैरून ममालिक के दौरे ही करते रहे, पाकिस्तान से बाहर ही सैर करते रहे। बहरहाल मुल्क के लिए उन्होंने अच्छे काम भी किए, मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने अपनी वजारत के दिनों में तो कोई तनकीद नहीं की कि जनाब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में उसकी पॉलिसीज में वो कीड़े नहीं निकाले, तारीफें थी, सब अच्छा था। आज जब इलेक्शन हो रहा है तो वो वोट हासिल करने के लिए ये बयानबाजी, अल्फाजगिरी, वो पहले दादागिरी होती थी, आजकल अल्फाजगिरी हो रही है। इससे वोट नहीं मिलते। वोट अवाम देते हैं ये देखते हुए कि माजी में इस जमात की इस मुल्क के लिए या जिस सूबे में हुकूमत रही है वहाँ पे क्या खिदमात है। नाज बलोच कह रही हैं कि इन्हें सिंध याद नहीं आता। बिल्कुल याद आता है। जब भी हम मरकज में होते हैं सिंध की तामीर और तरक्की का पूरा ख्याल रखा जाता है, सिंध को उसके हिस्से से ज्यादा ही दिया जाता है। कराची के लिए जो बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मियां नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, हालांकि ये सूबाई मैटर है। बहुत प्रोजेक्ट मैं मुनासिब नहीं है कि मैं सिंध के प्रोजेक्ट उस कले से बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। हम समझते हैं कि उनका राइट है और हमारा फर्ज है, और ये चारों सूबे जो पाकिस्तान के हैं वो यकसा हमें अजीज हैं, और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में चारों को तरजीह दी जाती है, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। राइट। बाकी जो सूबाई गवर्नमेंट के मैटर्स हैं, सिंध में, हैदराबाद में, अंदरूने सिंध जो हालात हैं और अवाम की जिंदगी के जो हालात हैं, वो मैं नाज को कहूंगा कि खुदा के लिए जरा थोड़ा बाहर निकल के देखें कराची से, आपको पता लगे कि एक आम सिंधी जो है वो क्या जिंदगी गुजार रहा है और 15 सालों में आपने सिंध के लिए क्या किया। ठीक, अच्छा, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं दोनों मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा। एक बात जरूर है कि मनाजरे से ज्यादा मवाजने क्यों ज्यादा दी जा रही है कि प्रोजेक्ट्स का मवाजना किया जाए कि किसने ज्यादा तरक्की की है। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है, मुस्लिम लीग नून को या तहरीक इंसाफ जिस हालत में है उसको पड़ता है। इसका फैसला तो वक्त करेगा। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।